नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े कई कानूनी प्रावधान की जानकारियां देंगे। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य या सबूत साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामले में अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द में वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले के तथ्यों के बारे में अदालत को आश्वस्त किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है, तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। ऐसे में सबूत की महत्ता बढ़ जाती है। मौखिक साक्ष्य में मामले के तथ्यों के मामलों के संबंध में गवाह द्वारा प्रस्तुत सभी बयान शामिल हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। सबूत से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो दर्शकों, आपको सबूत से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप फटाफट नोट कर सकते हैं, जिनके जरिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। और इस मंच के जरिए अगर आपके जहन में सबूतों से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। 0120-6127-937 0120-6127-938 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे नंबर हैं दोनों, जिन पर आप फोन करके आप सबूतों से जुड़ी जानकारियां ले सकते हैं। तो ये कुछ हमने जानकारियां दी हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या क्या जो सबूत है हम साक्ष्य जुटा सकते हैं। इसके साथ चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा यही विषय है कि सबूत से जुड़ी जो कानूनी जानकारी है उसको लेकर हम यहाँ पर हाजिर हैं और परमानंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सवाल जवाब के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये एविडेंस की बात है। परमानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानंद जी, एविडेंस या सबूत के बारे में जब हम बात करते हैं तो एविडेंस या सबूत क्या होता है? से माफी मांग लूं कि मैं सुदूर गांव में बैठा हुआ हूं जहां थोड़ी बिजली की समस्या है, इस नाते कई बातें साफ नहीं हो सकती जी। लेकिन इसके बाद जो आपने बात कही कि सबूत से जुड़े जो एविडेंस की बात है जी, तो सत्य और असत्य के बीच का जो अंतर है वो समझिए सबूत से ही मिलता है जी जी। सत्य और असत्य के बीच को जो खाई है उसको दूर करने का काम ये केवल सबूत से ही हो सकता है। एविडेंस से ही, साक्ष्य के आधार पर ही ये मालूम हो सकता है कि सच्चाई क्या है और गलती क्या है जी जी। ये दोनों चीजें आपको नजर। अब आप देखिए कि किसी ने किसी के ऊपर आरोप लगाया जी, और आरोप लगाने के बाद ये आपने अपने भूमिका में ही इस चीज को कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो उसका भार है वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो आरोप लगाता है। आरोप लगाने वाले को ये सिद्ध करना होता है कि मैंने जो आरोप लगाया है वो सही है या गलत है, और उसी को उसके पक्ष में वो सबूत देगा, तब न्यायालय उस चीज को मानेगा, अन्यथा उस चीज को नहीं माना जाएगा। ये है मान्य तौर पर सबूत के बारे में बेसिक जानकारी। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्री और दस्तावेज की भी अक्सर बात चलती है, और ओरल एविडेंस, इनमें अंतर क्या होता है और दस्तावेज सबूतों की वैधता कैसे साबित होती है? देखिए, दो तरह के सबूत आपने ठीक कहे जी, कि ओरल और एक डॉक्यूमेंट्री, माने एक मौखिक और एक दस्तावेजी जी। मौखिक में एक चीज और भी शामिल है, एक सर्कमस्टेंशियल परिस्थिति जन्य सबूत, ये भी उसमें शामिल है। एक तो तीसरा पार्ट है ये चीज को जी जी। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो सबूत है, उसके लिए आपके पास रखा हुआ डॉक्यूमेंट है, कागजी चीज है,
सबूत है, उस सबूत को कोर्ट में पेश करिए और उस सबूत को कोर्ट मानता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है कि सबूत भी जो पेश किए जाते हैं डॉक्यूमेंट में भी, उसमें भी जालसाजी की जाती है, बहुत सारे लोग जालसाजी कर देते हैं। इस चीज को स्टैंड करने के लिए कोर्ट इस चीज को निर्धारित करता है कि कैसे इसका छानबीन कैसे जाए, कैसे इसको फिल्टर किया जाए, और फिल्टर करने के बाद ये देखा जाए कि किस ढंग से ये बात सही है, किस ढंग से गलत है। तो ये तो हुआ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस में हुआ कि आप कई चीज को साबित करने के लिए कई लोगों को अगर आप एविडेंस के विटनेस के तौर पर, गवाह के तौर पर बुलाते हैं, और गवाह जब आपकी बात को करता है, सामने ले आता है, तो उससे पूछताछ की जाती है। उसमें यह होता है कि उसका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन जो है प्रोसिक्यूशन जो करता है वही करता है, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, यानी उस पर जिरा हो जाती है। जो बात किसी विटनेस ने कह दिया है, गवाह ने कह दिया, उसको ज्यों का त्यों नहीं मान लिया जा सकता है। उसका कारण होता है कि हम उससे पूछताछ करते हैं कि उसके बयान में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। और तीसरा प्रकार जो है मुख्य रूप से आजकल भी चलता है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, माने परिस्थिति जन्य। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद उस पर चाकू वहां छोड़ दिया, या उसके कपड़े में कहीं खून का धब्बा पड़ा हुआ है, तो इस परिस्थिति को देखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने ये इसका लिप्त पाया जाता है उस तरह के अपराध में, और उस तरह के अपराध में परिस्थितियां उसके बात में ये बताती हैं कि परिस्थितियों के अनुसार वो व्यक्ति इस चीज का क्राइम का अपराधी है और इसको दंडित किया जाना चाहिए। तो न्यायालय जो है 3 बातों को ध्यान में रखता है। केवल एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो खास तौर पर दीवानी मामलों में आता है, और ओरल एविडेंस वो दीवानी और फौजदारी दोनों में आता है, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो है एक खास तौर पर क्रिमिनल मामलों में, फौजदारी के मामलों में। एक बात और समझना चाहेंगे परमानंद जी, क्योंकि ये तो बहुत अहम जानकारियां, और एक व्यक्ति के अगर जाता भी है कोर्ट तो उसके पास ये सारी जानकारियां होनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस मंच के जरिए हम अपने विशिष्ट मेहमानों के द्वारा आप तक ये जानकारी पहुंचाएं। दर्शकों, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इस सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे लगातार बढ़ा ही रहे हैं। परमानंद जी, चूंकि बिंदु भी इसमें देखे जाते हैं कि गवाही अगर व्यक्ति देने जा रहा है तो किन बिंदुओं के आधार पर वो गवाही दी जा सकती है, इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि गवाही दे कौन सकता है, ये भी एक सवाल बनता है, और क्या गवाहों की संख्या निर्धारित होती है, इसको भी थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि गवाही कौन दे सकता है। वास्तव में गवाही कोई भी व्यक्ति दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो उस व्यक्ति उस चीज से संबंधित हो, संबंधित उसी को गवाही के रूप में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल केस हुआ है, या कोई भी मान लीजिए दीवानी का मामला हुआ, तो जो व्यक्ति उससे संबंधित है उसकी गवाही ली जाती है। गवाही वही दे सकता है। अन्यथा कोई आप सड़क चलते हुए व्यक्ति को ले आए और उसको गवाही के रूप में पेश कर दें, गवाही नहीं, क्योंकि उसका कहीं उस घटना से उसका जुड़ाव होना चाहिए, वो जानता हो, वो रिश्तेदार हो, या किसी जन का चीज हो, उसके संबंध हो, तो एक तो ये हो जाना चाहिए कि वो दर्ज है। और जहां तक गवाहों की संख्या का बात है, तो गवाहों की संख्या कोई निश्चित नहीं होती है कितनी रखी जा सकती है। आपने देखा होगा एक केस में, कई केस में, यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 300-400 गवाह रखे गए हैं। 300-400 गवाह, और उनकी गवाहों की संख्या इतनी हो जाती है कि उनके रिकॉर्ड, एविडेंस रिकॉर्ड करने में 4000, 5000, 6000, 7000 पेजेस लग जाते हैं। तो इस तरह से इनकी गवाहों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती है। जितनी जरूरत होती है, जितने लोग उससे संबद्ध होते हैं, जो जुड़े होते हैं, उनको उसमें रखा जाता है। और गवाह कौन बन सकता है, यही देखा जाता है कि उस व्यक्ति का कोई उससे संबंध है कि नहीं है। सड़क चलते हुए व्यक्ति को उसमें गवाही में नहीं रखा है। बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे क्या इनका कोई क्रम होता है, किस क्रम के आधार पर गवाही दी जाती है? देखिए, ये क्रम तो निर्धारित करता है कोर्ट ही इस चीज को निर्धारित करता है कि किस क्रम में। मान लीजिए हम प्रोसिक्यूशन माने पुलिस ने केस चलाया है किसी पर, तो किस आधार पर, किस क्रम में वो ले आना चाहती है, कोर्ट के सामने वो पेश करे। सबसे पहले तो ये होगा कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है, उसी व्यक्ति से संबंधित जितने लोग आते हैं, वो उनके ऊपर ले आइए और उनका आप गवाही कराइए। तो क्रम इसका यूं है कि जो व्यक्ति उससे संबंधित और ज्यादा नजदीकी से जुड़ा हुआ है, उसी क्रम के आधार पर उसको रखें।
दीवानी मामलों में भी इसी चीज को ध्यान में रखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो उस मुकदमे से जुड़ाव रखता है, उसका संबंध रखता है, उसी क्रम में उसको रखा जाता है। ऐसे क्रम को निर्धारित करने की बात जो होती है वो न्यायालय पर छोड़ दी जाती है, कचहरी जोड़ दी जाती है, और न्यायालय इस चीज को सुनिश्चित करता है कि किस व्यक्ति की गवाही पहले की जानी चाहिए और कौन व्यक्ति इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है, कौन व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है, किसकी गवाही जो है बेकार की होगी, इस नाते उसको कई बार छोड़ देता है कि नहीं, ऐसे बेकार व्यक्तियों की गवाही का कोई मतलब नहीं है। तो ये बात केवल कोर्ट पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल, लगातार बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की गवाही के क्रम की। परमानंद जी लगातार खास मेहमान के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और हमें लगातार अपने अनुभवों को हमसे साझा कर रहे हैं। परमानंद जी, अब हम ये बात करना चाहते हैं कि क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट के ऊपर भी गवाही दी जा सकती है? गवाही दी जा सकती है। जैसे किसी ने कोई पेश किया है और वो कंटेंट मान लीजिए डाउटफुल है, तो डाउटफुल पर आपको जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो व्यक्ति जो उसको साबित करना चाहता है वो गवाही देगा कि देखिए इस व्यक्ति ने ये चीज को देखा। बहुत सारे ऐसे प्रूफ आते हैं जिस कंटेंट कुछ आ गया है और कंटेंट में कई बार फैब्रिकेशन होता है, कई बार जालसाजी हो जाती है, तो उसको सिद्ध करने के लिए कि ये कंटेंट हमने जो दिया सही है, वो उसका काम है वो बताए कि नहीं ये सही है। और वो अगर गलत रहता है, अपोजिट पार्टी अगर कहती है कि नहीं ये गलत है, तो अपोजिट पार्टी को भी उसके खिलाफ बयान दिलवाने के लिए पेश करना पड़ेगा लोगों को। तो ये स्थिति है कि कंटेंट पर भी गवाही दी जा सकती है और उस गवाही का काफी महत्व होता है। ये सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है परमन जी? देखिए, सेकेंडरी एविडेंस मेन चीज तो यह है कि जैसे आप मेन एविडेंस हो गया, मेन एविडेंस का एक सेकेंडरी एविडेंस। जैसे हमने मान लीजिए सर्टिफिकेट पेश की, तो सर्टिफिकेट ओरिजिनल तो हम कई बार नहीं पेश करते हैं, तो हम उसके क्या करते हैं, फोटोकॉपिंग पेश कर देते हैं। फोटोकॉपिंग में उसका अटेस्टेड कॉपी होती है, तो जो अटेस्टेड गेजेटेड ऑफिसर या किसी से होता है जो अटेस्ट करके उसको देता है, तो वो मान लिया जाता है कि ये सेकेंडरी एविडेंस है, लेकिन वो वैलिड एविडेंस है। बहुत सारे ऐसे एविडेंस आते हैं जो सेकेंडरी एविडेंस की तरह से पेश किए जाते हैं और उनको पेश किया जाता है। तो अब क्या होता है कि फोटोकॉपिंग हुआ या आप जैसे प्रिंट आउट निकाल के कुछ चीजों को दे देते हैं। आजकल की स्थिति आ गई है कि इसमें बहुत सारी चीजें डॉक्टर्ड हो जाती हैं, बहुत सारी चीज फैब्रिकेशन होता है। तो सिविल सेकेंडरी एविडेंस के रूप में अगर वो उसका अटेस्टेड कायदे से होता है और सारी चीजें हो जाए जिनका प्रमाण दिया जा सकता है और वो किया जाए सही ये दिया गया है सेकेंडरी एविडेंस, तो सेकेंडरी एविडेंस की उतनी ही वैल्यू होती है जो ओरिजिनल एविडेंस की होती है। लेकिन ओरिजिनल एविडेंस को साबित करने के लिए कि ये व्यक्ति सचमुच रूप से जो पेश कर रहा है वो उतना ही वैलिड है, उतना ही अच्छा है, उतना ही प्रामाणिक है जितना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश किया गया है। जी, एक बात और जो काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है परमानंद जी, वो होता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन बतौर सबूत जो है वो कितना वैध होता है, और कई बार ये भी देखा गया कि इस पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा कब होता है? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है कि डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए, कहावत है जो रोमन, हमने तो बहुत सारी चीजें रोमन लॉ से ली है ना इंडिया में, वो ये मान के चलते हैं और हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हो, जो व्यक्ति को लगता है कि अब हमारा जीवन जो है घंटे या 2 घंटे के लिए रह गया है और हम क्यों झूठ बोले और झूठ बोल करके क्यों हम ऐसे स्थिति में जाएं जिससे कि हमारी आत्मा जो है कचोटती रह जाए जीवन भर, वो आत्मा क्या रहेगी, आत्मा कहीं भी जा रही है तो भी। तो ये फ्रेंच जो रोमन कहावत है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसने मरने वाले व्यक्ति पर जो डिक्लेरेशन देता है, जो घोषणा करता है, उसको पूरी तरह से मान लिया जाए। ये बात अपने यहाँ भी हो। लेकिन आजकल की स्थिति आ जाती है कि अच्छा, वो मरने वाले व्यक्ति पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो सचमुच डिक्लेरेशन देने की घोषणा करने की स्थिति में है कि नहीं, या कई बार बेहोशी की हालत में होता है और वो कई नीम बेहोशी की हालत में होता है जो सही बात नहीं कह पाता है, तो उस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है कोर्ट को कि किस स्थिति में उसने दिया है। ये इसका भी सेकेंडरी एविडेंस से ही बात को ले आया जाता है कि सही बात है कि नहीं। और डाइंग डिक्लेरेशन में मान लीजिए उसने दे दिया है
और कई बार तो ऐसा है कि देखिए डिक्लेरेशन में कई चीजें रख दी जाती हैं कि वो किसी से बदला लेने की प्रवृत्ति लास्ट मोमेंट तक उस आदमी में व्यक्ति बनी रहती है, तो वह व्यक्ति का डिक्लेरेशन सही नहीं माना जाता है। इसी नाते कोर्ट इस चीज पर अब जो है, पहले तो यह था कि आंख मूंद करके उस व्यक्ति के डिक्लेरेशन पर और जो सबूत दे दिया उसको मान लिया जाए, लेकिन अब उसको नहीं माना जाता है। अब उस पर सवाल उठा लिए जाते हैं, सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं और लोग इस चीज को कहते हैं कि इससे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं बल्कि जबरदस्ती इससे डिक्लेरेशन कराया गया है, इसलिए इसका सबूत नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि दोनों को बैलेंस करके ही कोर्ट देखती है कि क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन सचमुच सही है या नहीं है। अगर सही है तो उसको मान लिया जाना चाहिए। जी, सीसीटीवी फुटेज की को भी सबूत के तौर पर देखा जाता है। अगर सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो ये फुटेज जो है बतौर सबूत कितना प्रभावी है या कानूनी तौर पर कितना वैध रहता है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज की जो बात है आप कह रहे हैं, ये आधुनिक तकनीक की बात है, ये जो टेक्नोलॉजी की बात है। सीसीटीवी फुटेज तो पहले नहीं था, पहले तो गवाही देने के लिए आते थे। सीसीटीवी फुटेज में जो लिया जाता है, कहते हैं टेक्नोलॉजी कई बार कंप्यूटर झूठ नहीं बोलता है उस चीज को, लेकिन आजकल कंप्यूटर झूठ बोले या न बोले, सीसीटीवी झूठ बोले या न बोले, लेकिन उसमें कई लोग ऐसा है कि उसमें अपना दांव पेच लगा करके कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि जो बात सही नहीं होती वो भी गलत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज का सचमुच में सबूत के तौर पर माना जाता है, उसको वैध माना जाता है, लेकिन वो उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में हेराफेरी की गई है, इस नाते इस हेराफेरी की जांच करके देखा जाए, तभी सीसीटीवी फुटेज की अगर पूरी जांच के बाद अगर सही पाया जाता है कि सचमुच, और इसका कोई रिकॉर्ड आता है, जो कंप्यूटर के जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनसे इस चीज को दिया जाता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो उसको वैध माना जाता है और वह जो है कानून में वैध है, पूरी तरह से वैध। बहुत बहुत शुक्रिया परमन जी, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने सबूतों से जुड़ी बात की, फिर नए विषय के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।